वतन को फूंक रहे हैं बहुत से अहले वतन, चराग घर के हैं सरगर्म घर जलाने में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, जून में बनी एनडीए सरकार का दूसरा संसद सत्र शुरू होने जा रहा है। पहला विशेष सत्र आपने देखा कि 24 जून से 3 जुलाई तक चला था और अब बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। पहले सत्र में नए सांसदों के शपथ लेने के साथ साथ विपक्ष ने जिस तरह अपना दम दिखाना शुरू कर दिया था, उससे समझ आ गया था कि इस बार सत्ता चलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। उसके कदम हर थोड़ी दूर पर फंसते चले जाएंगे और ऐसा हुआ भी। तभी तो आखिरी दिन यानी 3 जुलाई को जब राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, तो उससे पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, जबकि पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। यह नैतिक तौर पर मोदी की बड़ी हार थी, क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। और अब ऐसा लगता है कि मोदी को इस हार की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ अब एनडीए के सहयोगी भी शायद बीजेपी की बात सुनने से इनकार कर दें। यूपी में फिलहाल जिस तरह से कांवड़ यात्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर धार्मिक पहचान उजागर करने का फरमान जारी हुआ है, उससे एनडीए के सहयोगी दल ही सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए में दरार की खबरों के साथ साथ महायुति की हार के सर्वे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि मुंबई की पहचान को अडानी सिटी में नहीं बदलने देंगे। इधर बिहार में इंडिया गठबंधन जिस तरह नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरा, उससे भी एनडीए कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे सियासत में कभी किसी का ताकतवर होना और कभी किसी का कमजोर होना चलता रहता है दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मोदी के शासन में एनडीए और बीजेपी का कमजोर होना इसीलिए बड़ी खबर बन जाता है, क्योंकि 2014 से ही बीजेपी के लिए यह नैरेटिव बना दिया गया कि देश में बीजेपी से बड़ा और ताकतवर दल कोई नहीं है और मोदी से बड़ा नेता इस देश में न हुआ है और न होगा। लेकिन बीजेपी के लिए गढ़ी गई ये सारी धारणाएं अब ध्वस्त हो चुकी हैं। इसीलिए एनडीए में जब बिखराव की खबरें बाहर आती हैं तो यह बड़ी खबर बन जाती है। और अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी के लिए इशारों इशारों में जो बयान दिया है, उसके बाद अगले साल जीवन के 75 बरस पूरे करने के बाद अगर मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल भेज दिया जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। संघ के लिए सत्ता पहले है या मोदी, यह भी शायद अब जाहिर हो ही जाएगा। मोदी के कमजोर पड़ने के कुछ और लक्षण भी सामने आ रहे हैं। जैसे बजट से पहले चंद्रबाबू नायडू ने अपनी लंबी चौड़ी मांग केंद्र के सामने पेश कर दी। बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग नीतीश कुमार उठा चुके हैं। ये मांगें साफ तौर पर मोदी पर दबाव बनाने की कवायद हैं और इन दबावों के बीच राहुल गांधी नाम की चुनौती का सामना मोदी कर ही नहीं पा रहे हैं। अग्निवीर, मणिपुर, हाथरस भगदड़, नीट पेपर लीक, इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने पूरी रणनीति के साथ या रणनीति तैयार करके बीजेपी को घेरा है और मोदी इस घेरे को तोड़ने में नाकाम दिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या सत्ता के तीसरे कार्यकाल में कमजोर पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी। क्या एक कमजोर इकबाल के साथ मोदी बजट सत्र में अपनी सरकार का बचाव कर पाएंगे। मोदी सरकार के लिए संसद का पहला सत्र काफी चुनौती भरा रहा। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही लोकसभा में बीजेपी का घेराव शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि हिंदू हिंसक नहीं होता, इस बयान पर राहुल गांधी को घेरने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को उठकर खड़ा होना पड़ा था। फिर भी बीजेपी की कमजोरी छिप नहीं पाई। शंकराचार्य ने भी जिस तरह मोदी के खिलाफ बयान दिया, वो भी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को ध्वस्त कर गया। अब बजट सत्र में भी मोदी के एजेंडे ध्वस्त होते ही दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के सामने 13 लाख करोड़ रुपए का मांग पत्र रखा है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है तो विशेष पैकेज दे दे। अपने सहयोगियों से मोदी कैसे पार पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे इतना तय है कि लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया बजट सत्र में अधिक आक्रामक होने वाला है।
उधर राज्यसभा में भी एनडीए अब कमजोर पड़ गई है। इस महीने की शुरुआत में 4 बीजेपी सांसद सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद एनडीए की सदस्य संख्या कम हो गई है। वहीं बीजू जनता दल ने भी कह दिया है कि वो अब बीजेपी का साथ नहीं देगा। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में इस समय 19 सीटें खाली हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 सीट तक पहुंचता है। एनडीए के पास बीजेपी के 86 सीटों सहित 101 सांसद हैं, यानी उसके पास बहुमत नहीं है। उसे अब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके जैसे दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन ये दल भी क्या उसका साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। तो बजट सत्र में बजट के अलावा एनडीए सरकार ने 5 नए विधेयकों को सत्र में पेश करने का प्रस्ताव दिया है और इनमें भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 बॉयलर विधेयक, कॉफी प्रचार एवं विकास विधेयक और रबर प्रचार एवं विकास विधेयक शामिल हैं। पहले के 2 कार्यकालों में तो कब विधेयक आते थे और कब विधेयक पारित हो जाते थे पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मोदी सरकार को हर एक कदम पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि बजट के साथ साथ बाकी विधेयकों को भी सरकार किसी तरह पारित करवा ले, लेकिन इस दौरान उसकी जो कमजोरी सामने आएगी उसका अच्छा संदेश जनता के बीच नहीं जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि इस बार जिस तरह बीजेपी की सीटें लोकसभा में घटी हैं और उसके बाद उपचुनाव में उसे झटका मिला है, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी के सामने अपनी इमेज को बचाए और बनाए रखने की चुनौती ही सबसे ज्यादा बढ़ गई है। सत्ता के पहले 2 कार्यकालों में मोदी ने अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। मोदी के रहते बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री एकदम से बदल दिए जाते थे, कहीं राज्यपालों को बदला जाता था। मोदी की मर्जी हुई तो एकदम से नोटबंदी करा दी, 1000 की जगह 2000 के नोट आ गए। फिर मन हुआ तो 2000 के नोट भी बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और अब तक वहां चुनाव भी नहीं करवाए हैं। कोरोना से लोगों को बचाने की जगह थाली बजवाकर, दिए जलवाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। मणिपुर की तरफ मोदी ने देखा भी नहीं। मोदी का मन हुआ तो कह दिया कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की। अपनी मनमर्जी से सेना में भर्ती के नियम बदलकर अग्निवीर योजना लागू कर दी। सेना के शहीदों में भी भेद कर दिया। किसानों के लिए कानून बनाए, फिर आंदोलन से डर लगा तो फैसले को पलट लिया। यानी मोदी ने पूरे 10 साल अपनी मनमर्जी से सरकार चलाई, लेकिन अब उस मनमर्जी पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों का अंकुश लगना शुरू हो गया है और इसी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब मोदी के मार्गदर्शक मंडल में बैठने के दिन आ गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगले साल 75 वर्ष के होने जा रहे नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में बैठ सकते हैं और उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर भी दावा किया था कि मोदी उन्हें सीएम के पद से हटा देंगे और इस समय जैसे हालात बन गए हैं उसमें ये दावे सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों झारखंड में नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल होने पर तंज कसा था कि विकास का कोई अंत नहीं है, कोई इंसान से बढ़कर अतिमानव यानी सुपरमैन और फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, इसके बाद विश्व रूप होने की भी इच्छा रख सकता है। ये बात सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को ही ट्रोल करने जैसी थी। अब संघ प्रमुख अगर मोदी को ट्रोल करें, उनका मजाक उड़ाएं, तो क्या इसे संकेत मानना चाहिए कि अब संघ मोदी की जगह किसी और को सरकार संभालते हुए देखना चाहता है ताकि अगले साल आरएसएस की शताब्दी पूरी ताकत के साथ मनाई जाए? क्या आरएसएस के लिए अब अमित शाह ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे या फिर उसकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर हैं? क्योंकि योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का चक्कर लगाकर लौट गए हैं, लेकिन योगी इनसे बेपरवाह उपचुनावों की तैयारी में लगे हैं। यानी फिलहाल मोदी पर योगी भारी दिख रहे हैं। भरी संसद में मोदी ने छाती ठोक कर दावा किया था कि एक अकेला सब पर भारी, और अब आलम यह है कि मोदी एकदम अकेले दिख रहे हैं और बाकी सब उन पर भारी नजर आ रहे हैं। नीतीश और चंद्रबाबू ने मोदी के गणित को बिल्कुल कसकर पकड़ा है। इधर राहुल गांधी भी अब केवल बातों से मोदी सरकार की पोल नहीं खोल रहे, बल्कि बाकायदा चिट्ठियां लिखकर अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बड़े अंश स्पीकर ने हटाए तो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर से अपने भाषण के हटाए गए अंशों को फिर से जोड़ने की अपील की। इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरी चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को नीट पेपर लीक को लेकर लिखी थी। राहुल गांधी की तीसरी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम रही, जिसमें हाथरस भगदड़ में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि पीड़ितों को जो मुआवजा मिला है वो बहुत कम है। राहुल मणिपुर भी गए, जहां पीड़ितों से मिलने के बाद वो राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले और चिट्ठी के रूप में एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मणिपुर में स्थायी शांति बहाली और पीड़ितों की मदद की अपील की। ट्विटर पर पोस्ट की जगह चिट्ठियों की ये रणनीति राहुल गांधी की राजनीति का पूरा दस्तावेजीकरण कर रही है और इससे राहुल की राजनीतिक गंभीरता का मैसेज जनता के बीच जा रहा है। मोदी के आत्ममुग्ध भाषणों के मुकाबले राहुल गांधी की ये चिट्ठियां भारी पड़ रही हैं। दरअसल इस बार चुनाव के पहले ही यह जाहिर हो गया था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले जनता में अपनी पैठ गहरी कर चुके हैं। जो मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते थे, वो कब उद्योगपतियों के नुमाइंदे बनकर रह गए, इसका एहसास खुद मोदी को भी नहीं हुआ होगा। अब राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी मोदी और उद्योगपतियों के रिश्तों पर सवाल उठाने लगे हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बड़ा बयान दिया है कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अडानी धारावी के लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए। ग्लोबल टेंडर निकलना चाहिए और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का पालन होना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र आवास विभाग के मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें टेंडर अडानी को मिला था। तब से कांग्रेस और शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए थे। आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जब मुंबई में खत्म हुई तो इस मौके पर भी राहुल धारावी गए थे और बीजेपी की नीतियों और नीयत पर उन्होंने जमकर हमला बोला था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मोदी एकदम अकेले पड़ते दिख रहे हैं और बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। क्या यह बेचैनी बजट सत्र के बाद दूर हो पाएगी या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? यह इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। खैर, शायर इब्राहिम अश्क ने ठीक ही फरमाया है कि बिखरे हुए थे लोग खुद अपने वजूद में, बिखरे हुए थे लोग खुद अपने वजूद में, इंसान की जिंदगी का अजब बंदोबस्त था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।